एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। अब सबसे पहले तो इसका रासायनिक सूत्र आप देखिए, सूत्र कैसे होता है। एक नाम मैं इधर लिख रहा हूं एथेनॉल, एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र आपने क्या किया था, ध्यान से समझो। इसमें एथ है, एथ का मतलब क्या हुआ, कार्बन दो, कार्बन दो कार्बन है। और एथेन है, एथेन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध है। क्या है, एकल बंध। तो हमने क्या किया, इन सब के चारों ओर हाइड्रोजन लगा दी इस तरह से, H H H H H H। अब इसके अंदर नॉल यानी ऑल जुड़ा हुआ है। ऑल, ऑल का मतलब क्या है, OH यानी एल्कोहल जुड़ा हुआ है, प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। कहाँ पर, इस जगह पर। तो मैंने यहाँ पे OH जोड़ दिया। अब इसका सूत्र क्या हो गया, ये देखो, आप इस तरह से भी इसका सूत्र लिख सकते हो, CH3 CH2 और ये OH, ये इसका सूत्र हो गया। अब ये एथेनॉल का सूत्र मैंने क्यों बताया आपको, अब आपको पता लगेगा कि क्यों बताया। इसी तरह से आप इसको करोगे, एथेन, कार्बन कार्बन दो, एन है, एथेन में एन है यानी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध आ गया, और आपने इस तरह से ये लगा दिया H H H H H और H। अब इसमें इस जगह पर ओइक अम्ल जुड़ा हुआ है, ओइक, ओइक का मतलब ये COOH। बच्चों ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक। तो ये जो एथेनोइक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक समूह का अम्ल है ये। अब देखो इस H की जगह मैं ये ओइक जोड़ देता हूं, COOH, आपके हिसाब से। अब बच्चों आप इसका नाम इस तरह से करोगे कि कार्बन कार्बन तो दो है तो इसका एथ हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन हो गया, एथेन नाम हो गया, और ये ओइक जुड़ा हुआ है तो एथेनोइक हो गया। लेकिन ये गलत तरीका है हमारा, ठीक है, क्योंकि अब इसका नाम जो है प्रोपेनोइक हो गया। क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनोइक। क्यों हो गया, क्योंकि कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3 संख्या हो गई कार्बन की। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये पूरा का पूरा समूह ही हटा दूंगा और इसको यहाँ पे जोड़ूंगा इसके साथ में। तो ये सूत्र क्या होगा, कार्बन कार्बन कितने, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। और ये देखो एकल बंध है तो एन लग गया, और ये COOH ओइक अम्ल लगा हुआ है तो ये एथेनोइक हो गया। तो बच्चों एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। सबसे पहले आपकी ये बात क्लियर हो गई कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र तो CH3COOH है, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक अम्ल है। दूसरी बात, एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम है बच्चों एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसका दूसरा नाम है। अब बच्चों यदि एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन अगर है, अगर एसिटिक अम्ल मान लो कोई भी विलयन है, कोई भी विलयन है, उस विलयन में यदि एसिटिक अम्ल की मात्रा 3 से 4% है तो वो सिरका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिरका। तो अब हम विधिवत इसको करते हैं। सबसे पहले आपको एथेनोइक अम्ल का सूत्र याद हो गया होगा, CH3COOH, ये आपको याद हो गया होगा। अब इसको विधिवत करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, वीडियो हो सकता है आपको मेरा चेहरा ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन उससे आपको मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमें फेस से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो केवल पढ़ाई से मतलब है। तो बच्चों सबसे पहले एथेनोइक अम्ल
का गलनांक देखते हैं, गलनांक, और इसका क्वथनांक। अब प्यारे बच्चों याद करो, गलनांक का मतलब क्या होता है। जिस तरह से मान लीजिए कि आपके पास बर्फ है और उस बर्फ को आप गर्म करते हो, गर्म करने के बाद में वो जल में बदल जाए, यानी वो गल गई, ठोस से वो द्रव में बदल गई, इसको गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। और यदि कोई द्रव पदार्थ आपके पास है और उसको आपने क्या किया? गर्म किया, और गर्म करने पर वो उबलने लग गया, तो जिस तापमान पर वो उबलने लगा है उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, इस बात को तुम याद रखोगे। तो एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक है, गलनांक 290 डिग्री केल्विन होता है। कितना होता है? 290 डिग्री केल्विन। और अपने कल किया था, कल वाली वीडियो में इसका एथेनॉल अम्ल का कितना किया था, याद है ना सभी को? 156 किया था और 351 किया था। कितना किया था रे? एथेनॉल का गलनांक कितना किया था? 156 डिग्री केल्विन। मैंने ये सेल्सियस बता दिया था, जो नींद में था तो इसलिए बता दिए, ये घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। और इसका क्वथनांक कितना होगा? 351 डिग्री केल्विन ये होगा। ठीक है। अब गलनांक और क्वथनांक हमने क्या पढ़ा? इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। कैसे कम होता है वो बताऊंगा मैं आपको अभी। तो देखो, एथेनोइक अम्ल का क्वथनांक कितना होता है? 391 डिग्री केल्विन। अब सबसे पहले आप इस बात को समझो कि इन दोनों के बारे में ये बात आपको लिखी हुई मिलेगी कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक कम होता है। क्यों कम होता है मेरे प्यारे बच्चों? इस बात को आप ध्यान से समझो, क्यों कम होता है। आपको पता है कि ये जो तापमान है, उनको उड़ा के आना थोड़ा सा चिड़ियों, ये जो तापमान है ये तो मेरे प्यारे बच्चों केल्विन में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? केल्विन में। अगर आप इसको सेल्सियस में बदल के देखो, इसमें सेल्सियस में, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसमें से भी 273 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसके अंदर 290 से माइनस करो 273। तो देखो 10 में से 3 गया, 7 बचा, और 8 में से 7 गया, 1 बचा। तो 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है। ठीक है। और इसका क्वथनांक कितना है? क्वथनांक 391 डिग्री केल्विन दे रखा है। इसमें से 273 माइनस करो, तो माइनस करो, 11 में से 3 गया, 9 बचा, और 8 में से 7 गया, 1 बचा। 19 डिग्री सेल्सियस इसका क्या हो गया? क्वथनांक हो गया। तो बच्चों आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लग जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लग जाता है, 100 डिग्री। और ये तो 19 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लग जाता है। तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो गया? क्या हो गया? कम हो गया ना। तो अब एग्जाम में एक प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है? देखो कि एथेनोइक अम्ल को, एथेनोइक अम्ल को, या मान लो इसकी जगह क्या नाम आ जाए? एसिटिक अम्ल। क्या नाम आ जाए? एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? ये देखो 1 मिनट में बता रहा हूं आपको। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं? ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। क्यों कहते हैं?
ये प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, 2017 में, 16 में, 13 में, 12 में, इस तरह से कई कंपटीशन एग्जाम में भी और कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? एथेनोइक या एसिटिक अम्ल जो है वो सामान्य तापमान पर, आंसर ये होगा कि सामान्य तापमान का मतलब क्या है कि कमरे के तापमान पर, या आप सीधा लिखो कि इसे ठंडा करने पर, सीधा लिखो इसको, सिंपल सा सीधा लिखो इसको सीधा लिखो इसको, सीधा लिखो कि शीत के दिनों में मतलब क्या है? सर्दी के दिनों में यह जम जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो और नोट्स बनाया करो, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो। तो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसलिए कहते हैं कि ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो आपको याद हो गया होगा ये। अब इसके एथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं, जो बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल सिंपल है। देखो, जो प्रश्न इसमें से एग्जाम में आएंगे वो सारे के सारे आपको अभी क्लियर कर दूंगा मैं। अभी क्लियर कर देता हूं जो भी प्रश्न इसमें से एग्जाम में आएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखो, एथेनोइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया इसकी एस्टरीकरण अभिक्रिया कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी है? एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये सबसे पहली अभिक्रिया है इसकी। एस्टरीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? कि इस एथेनोइक अम्ल को आप एथेनॉल अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवा दो। देखो, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3CH2OH ये होता है। और इसकी अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH के साथ में करवा दो, इसके साथ में करवा दो। CH3COOH ये कौन सा अम्ल है? एथेनोइक अम्ल। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? एथेनोइक। और ये कौन सी है? एथेनॉल। इन दोनों की अगर आप अभिक्रिया करवा रहे हो, अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? कोई भी अम्ल आप ले लो, कोई भी अम्ल आप उत्प्रेरक के रूप में ले लो, तो होगा क्या? सिर्फ इसमें से जल बाहर आ जाएगा, H और ये H, तो क्या हो गया? H2O बाहर निकल जाएगा। अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ये देखो, यहां से आप लिखो अभिक्रिया को, ऐसे लिखो CH3COO इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगी। CH3COO प्लस H2O, ये अभिक्रिया हो गई। दोबारा समझो इस अभिक्रिया को। देखो मैंने क्या लिया है? एथेनोइक अम्ल लिया है, ये अम्ल CH3COOH, ये मैंने एथेनोइक अम्ल लिया है, प्लस इसके साथ में मैंने क्या लिया है? एथेनॉल। तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है?
आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5OH, या आप जैसा बुक में दे रखा वैसे लिख दो CH3CH2OH। ये आपका क्या है, एथेनॉल है। इसमें से क्या होगा, आप किसी भी अम्ल को उत्प्रेरक के रूप में काम में ले लो। मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ इस H को और इसको बाहर निकालना है। मतलब क्या है, H2O को बाहर निकालना है, बस H2O को बाहर निकालना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ H2O, ये H2O मैंने बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास बचा क्या है, यहाँ से मैं लिखना शुरू करूँगा CH3COO, ये देखो COO। अब ये है पूरा का पूरा। अब बच्चों हमेशा याद रखो, जो कार्बन के अंदर हाइड्रोजन छोटा है, कम है, उसको पहले लिख दो। मान लो आप 10 लोग हो, उसमें से ये मान लीजिए 4 कमजोर हैं और दुश्मन आ गए मारने के लिए। इधर से आ गए दुश्मन और इधर वाली साइड से आपको मारने के लिए आ गए, तो बड़े बच्चे आगे हो जाएंगे, छोटों को बीच में कर लेंगे। उसी तरह से इसमें क्या है, इसमें क्या है CH2CH3, ये इस तरह से जुड़ जाएगा। CH3 जो है ये बाद में लग जाएगा, CH2 है ये पहले लग जाएगा, बस और कोई चेंजिंग नहीं है। और प्लस H2O जो हमने बाहर निकाला है वो आ जाएगा। तो ये क्या है, एस्टर है। किसका सूत्र है, एस्टर का सूत्र है। एग्जाम में आ जाए कि एस्टर का सूत्र लिखो, तो क्या सूत्र लिखना है, CH3COO CH2CH3, ये किसका सूत्र है बच्चों, एस्टर का सूत्र है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि एस्टर के गुण लिखो। एस्टर के गुण कभी आज तक तो आया नहीं है, फिर भी आ जाए तो याद रखना, एस्टर के गुण। गुण का मतलब क्या है, भौतिक गुण। ये कैसा होता है, तो एस्टर का उपयोग जो है, एस्टर का जो उपयोग है वो इत्र बनाने में काम आता है। ये इत्र बनाने में, इत्र बनाने में इसका उपयोग होता है। एक तो ये इसका एक गुण है, और इसकी जो गंध होती है वो मृदु होती है। कैसी गंध होती है, मृदु। इसके अंदर जो गंध आएगी वो मृदु गंध आएगी, गंध इसकी मृदु होती है। और इसका उपयोग जो है वो इत्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये एस्टर है। अगर इस एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड अन्य OH के साथ में अगर करवा दी जाए तो क्या होगा, तो ये साबुन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण, साबुन का निर्माण। तो ज्यादा झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। पहला प्रश्न आपको ये याद करना है, एस्टरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका समीकरण लिखो। तो ये एस्टरीकरण अभिक्रिया का समीकरण है। आगे देखो, एस्टरीकरण पूरी हो गई। अब आगे देखो, एस्टर की अभिक्रिया चल रही है, एस्टर की अभिक्रिया चल रही है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगला टॉपिक बिल्कुल इजी है। इसका क्या इलाज हो, लाइट कट गई यार। बच्चों लाइट जा चुकी है, लेकिन आपको बोर्ड तो दिख ही रहा है ना। पढ़ने वाले बच्चे तो देखो बने रहेंगे हमारे साथ, और जिनको नहीं पढ़ना है वो जा सकते हैं। जिन बच्चों को पढ़ना होगा वो फेस थोड़ी देखेंगे, वो लाइट थोड़ी देखेंगे। जिनको पढ़ना होगा वो तो बने रहेंगे। तो अगला क्या है, अगला ये है बच्चों, देखो एस्टर का सूत्र आपने सीख लिया, एस्टर का सूत्र आपने सीख लिया, ये देखो आ भी गई। अगला क्या है, आपने एस्टरीकरण अभिक्रिया कर ली। एस्टरीकरण अभिक्रिया आपने कर ली है। क्या किया था, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल अम्ल दोनों की अभिक्रिया करवाई अम्ल की उपस्थिति में, और जल बाहर निकल गया, बस इतना ही हुआ था।
अब क्या है, आप एस्टर को लो। एस्टर का सूत्र क्या है, CH3 COO CH2 CH3, ये है, यही है ना। और आप इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो CH3 COO C2H5, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको सीधा गर्म करूँगा, किसकी उपस्थिति में, अन्य OH की उपस्थिति में। तो क्या होगा बच्चा, क्या होगा, ये जो सोडियम है, ये सोडियम तो जुड़ जाएगी इसके साथ में, और OH जो है वो जुड़ जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो देखो इधर आगे CH3 COO Na, आप इसको पॉजिटिव लिख सकते हो, अन्य को लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई बात नहीं है। प्लस क्या बना, C2H5OH, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 CH3 या CH2 CH3 CH2OH, ये भी आप इसको लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिख दो। अब इसमें क्या है बच्चों, ये देखो सोडियम लवण का निर्माण हुआ है, सोडियम लवण। और इसी तरह से यहां पर अगर हम KOH ले लेते, इस जगह पर KOH एक क्षार ले लेते, तो यहाँ पे निर्माण कैसे हो जाता, CH3 COOK, ये निर्माण हो जाता। तो सोडियम लवण का निर्माण हुआ और पोटेशियम लवण का निर्माण हुआ, पोटेशियम लवण का निर्माण, ये दो लवणों का निर्माण हुआ, जिनसे क्या किया जाता है, जिनसे साबुन बनाई जाती है। इनका उपयोग किसमें किया जाता है, साबुन बनाने में, साबुन बनाने में इनका उपयोग होता है। अब ये प्रश्न कैसे आएगा बच्चा कि साबुनीकरण अभिक्रिया लिखो, ये अभिक्रिया कैसे आएगी, ऐसे आएगी एग्जाम में, साबुनीकरण अभिक्रिया लिखिए, अभिक्रिया लिखो। तो साबुनीकरण अभिक्रिया ये है कि आपने एस्टर को लिया, किसको लिया बच्चा, एस्टर को, ये एस्टर है, एस्टर को लिया और एस्टर को एक क्षार की उपस्थिति में आपने क्या किया है, इसको गर्म किया, अभिक्रिया करवाई। तो आपका ये क्या हुआ, दो भागों में टूट गया, सोडियम लवण पोटेशियम लवण में और एथेनॉल में। किस में टूट गया, एथेनॉल में टूट गया। अब बच्चा ये जो आपका एथेनोइक अम्ल है, ये एथेनोइक अम्ल है, इसका सूत्र क्या है, ये सूत्र देखो CH3COOH। ऐसा सूत्र क्यों हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे तो हमने क्या किया है, एस्टर की अभिक्रिया करवाई है, ठीक है। साबुन बनाने में सोडियम लवण पोटेशियम लवण आपका काम में आ रहा है, साबुनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। अब हम एथेनोइक अम्ल की सीधी अभिक्रिया करवा देते हैं क्षार के साथ में। कौन सा क्षार ले लो, ये क्षार ले लो, अन्य OH, ये क्षार ले लो। तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, वो देखो कि क्षार से अभिक्रिया, क्षारक से एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। थोड़ा आज मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे तो और अच्छा रहता है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, ये जल जो है ये बाहर निकल जाएगा, ये, और ये जो है फिर से किसका निर्माण हो जाएगा, CH3COONA, ये भी सोडियम लवण का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, सोडियम लवण, जिसको क्या बोलेंगे, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट। देखो यहां से जल बाहर निकालो, H2O, इसको बाहर निकाल दो, बचा क्या, CH3COONA, CH3COONA, क्या बचा ये, सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट, क्या बचा,
सोडियम एथेनोएट, या आप इसको क्या बोल सकते हो, सोडियम एसीटेट। अब प्रश्न कैसे आएगा वो देखो, सारा का सारा प्रश्न बताता हूं आपको कि एस्ट्रीकरण अभिक्रिया लिखो। नंबर 1 एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। तो एस्ट्रीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एथेनोइक अम्ल को और एथेनॉल को दोनों की आपस में अभिक्रिया करवानी अम्ल की उपस्थिति में। साबुन बनाने की अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया लिखो। तो एस्टर को अन्य OH या KOH क्षार की उपस्थिति में आपने क्या किया, अभिक्रिया करवाई। तो CH3COO अन्य यानी सोडियम लवण और पोटेशियम लवण का निर्माण हो गया, जिसका उपयोग साबुन बनाने में होता है। और क्षारक से एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, तो ये देखो एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी। तो सोडियम एथेनोएट और सोडियम एसीटेट का निर्माण हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब मैं बहुत ही सिंपल टॉपिक, इसी का लास्ट और अंतिम टॉपिक है ये, फिर ये पूरा है, ओनली 2 मिनट का और है ये। अब जो एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं, धातु कार्बोनेट से। एथेनोइक अम्ल की धातु कार्बोनेट एवं धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करवाते हैं। तो नंबर एक धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट का सूत्र क्या है, Na2CO3। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, ये सूत्र होता है। और धातु कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। ठीक है बच्चों, तो ऐसी अभिक्रिया जब हो, आपको पता है कि धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया हो या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया हो, अम्ल वाले पाठ में हमने की थी, उसमें क्या हो रहा था, जल और CO2 बाहर निकल रही थी, यानी जल और CO2 ये बाहर निकल रही थी ना। बाकी क्या बचेगा देखो, अब जल बाहर निकालो। अब यहाँ से H ही है, H2 है ही नहीं, तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। H2 ले लिया, फिर मैंने वहाँ पे H2 और एक ये मैंने यहाँ से O ले लिया इसमें से, क्योंकि वहाँ पे CO2 लिखा है ना, ये CO3 है, तो CO2 भी वहाँ पे ले लिया और ये H2 और ये O भी ले लिया। अब बच गया क्या, ये पूरा का पूरा बच गया, 2CH3COO और Na, 2CH3COO Na, ये बच गया। अब आप कहो कि सर ये तो अन्य तो 2 है, तो बच्चा इसमें 2 आगे लगा हुआ है ना, ये देखो 2 आगे लगा हुआ है, तो ये सोडियम के लिए भी 2 माना जाएगा। तो किसका निर्माण हो गया, सोडियम एसीटेट का निर्माण हो गया। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2 धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया किसकी अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल की। तो CH3COOH आपका एथेनोइक अम्ल हो गया, प्लस धातु बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये आपका धातु बाइकार्बोनेट हो गया, NaHCO3 धातु बाइकार्बोनेट हो गया। तो इसमें भी देखो जल बाहर निकालो, CO2 बाहर निकालो, H2O प्लस CO2 ये बाहर निकाल दो। बच गया क्या, ये बच गया यहाँ से ये इतना और ये, तो लिखो तीर का निशान लगा करके CH3COO Na, ये बच गया। तो इसमें भी किसका निर्माण हुआ, सोडियम एसीटेट का निर्माण हुआ है। तो देखो प्रश्न नंबर एक एग्जाम के हिसाब से देखो,
प्रश्न नंबर 1, एस्टरीकरण अभिक्रिया हमने कर ली। नंबर 2, साबुनीकरण अभिक्रिया हमने कर ली, साबुनीकरण। नंबर 3, क्षार के साथ अभिक्रिया कर ली, क्षार के साथ, है ना, क्षार के साथ अभिक्रिया कर ली। नंबर 4, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, किसकी, एथेनोइक अम्ल की। और 5 नंबर हमने क्या किया है, धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। तो ये 5 प्रश्न आपको इसमें याद करने हैं। और एक छोटा प्रश्न आपको क्या याद करना है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल किस अम्ल का समूह है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है ये। 7वां प्रश्न, इसका क्वथनांक और गलनांक आपको याद रखना है, ठीक है। और 3 से 4% अगर ये मिला हुआ है किसी विलयन में तो वो सिरका कहलाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक पूरा हो गया। अगला टॉपिक अगली वीडियो में।